अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है और इस फैसले से मुसलमानों को वक्ती तौर पर बहुत बड़ी राहत मिली है, जीत मिली है और बीजेपी को, मरकज़ी हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। वक्फ कानून के बारे में मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश यही थी कि जो कानून उन्होंने पास किया है, जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, वही बिल कानून बन जाए और उसी पर अमल हो। और वो जो बिल था नहायत ही ख़तरनाक था, कानून नहायत ख़तरनाक था और इस कानून की वजह से मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर, मदरसों पर ख़तरे की तलवारें लटकने लगी थी। कुछ रियासतों में इस पर अमल भी शुरू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया है, तसल्ली बख्श फैसला है, बड़ी राहत मिली है और यही वजह है कि इस फैसले को मुसलमानों की जीत बताया जा रहा है। इस फैसले की क्या क्या अहम बातें हैं और किस तरह मुसलमानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी, उसको ज़रा तफसील से समझिए। इस फैसले में 5 अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, या जो पहला झटका मरकज़ी हुकूमत को लगा है, वो ये है कि 5 साल की मुसलमान होने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में यह था कि वही शख्स कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई इस पर और कहा कि आखिर पैमाना क्या होगा, किस तरह किसी की जांच होगी कि वो मुसलमान है पिछले 5 सालों से और फिर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, उसकी क्या जांच की जाएगी? क्या मस्जिदों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या दाढ़ी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त करार दिया जाएगा? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो सेक्शन था कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है वक्फ करने के लिए, 5 सालों के लिए ये इलीगल है, गैर ज़रूरी है और जब तक स्टेट हुकूमत बाज़ाब्ता कोई रूल नहीं बना देती कि क्या पैमाना होगा, उस वक्त तक इस पर अमल नहीं किया जाएगा। जो दूसरा अहम फैसला आया है वो ये है कि कलेक्टर के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। कानून में था कि अगर कलेक्टर ने फैसला कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वक्फ का कंट्रोल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी जांच होगी और रिपोर्ट जिसके फेवर में आएगा उस पर फैसला होगा। इस बीच में कलेक्टर को यह भी राइट होगा कि वक्फ का जो डॉक्यूमेंट है, जो रिकॉर्ड है, उससे भी उसके नाम को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कलेक्टर को यह पावर नहीं होगा कि वो किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की फहरिस्त से निकाल दे, रिकॉर्ड में तब्दील करे, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती या वक्फ ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आ जाता या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है, उस वक्त तक वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। उसकी जांच चलेगी तो चलती रहेगी, लेकिन जिनका कब्ज़ा है या जो वक्फ की ज़मीन पर जो भी काम चल रहा है उसको इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा, उस पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। और जो तीसरी एक बड़ी कामयाबी मिली है इस फैसले में वो ये है कि मुस्लिम अराकीन की शमूलियत पर एतराज़ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस तय कर दी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं और स्टेट वक्फ काउंसिल में 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 20 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ 4 ही नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और स्टेट वक्फ काउंसिल में या स्टेट वक्फ बोर्ड में कुल 11 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीओ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े लफ्ज़ों में कर दिया है कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ काउंसिल का या वक्फ बोर्ड का मुसलमान हो। यानी मुसलमान होने को ज़रूरी करार तो नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि मुसलमान ही हो, मजबूरी में किसी और को बनाया जा सकता है। चौथा मामला जो वक्फ बाय यूज़र का था या वक्फ के रजिस्ट्रेशन का था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की जायदाद है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला था। मुसलमानों की मांग यही थी कि वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी वक्फ का रजिस्ट्रेशन मौजूद है। 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लाजमी और ज़रूरी है, इसलिए वक्फ रजिस्ट्रेशन को हटाया नहीं जाएगा। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है, उसकी जो डेट और तारीख़ है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो ज़मीन, जो जायदाद पहले से वक्फ है और उसके स्टेटस को अगर चेंज करने की कोशिश की जा रही है तो नहीं किया जाएगा, मामला अदालतों में जाएगा। तो जो नंबर 2 है कोर्ट का फैसला नंबर 4 से एक तरह से मेल खाता है, चूँकि सबसे बड़ा जो ख़तरा तो वही था कि एक
400 साल पुरानी मस्जिद है, 400 साल पुरानी दरगाह है, उसके वक्फ के डॉक्यूमेंट्स होने के सारे सबूत है। इसके बावजूद अगर कलेक्टर ने कह दिया कि नहीं, ये जो 400 साल पुरानी मस्जिद है ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है, तो कलेक्टर के फैसला करते ही उसका वक्फ स्टेटस ख़त्म हो जाता था। कानून के मुताबिक वहाँ से मस्जिद को तोड़ना पॉसिबल हो सकता था, अगर कोई मदरसा है उसको हटाना पॉसिबल था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के इस तरह कहने की वजह से उसके वक्फ का स्टेटस बदला नहीं जाएगा, बल्कि वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। उसकी जांच होगी, मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला आ जाता है उसके बाद ही डीएम को अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। उससे पहले उसका स्टेटस वक्फ का ही बरकरार रहेगा। तो ये जो वक्फ बाय यूज़र में सबसे बड़ा ख़तरा था कि कोई 400 साल पुरानी मस्जिद है और आज उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा कि मस्जिद दिखाओ, और अगर कलेक्टर ने कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको एक तरह से बड़ी राहत मिल गई है। हाँ, जो नए औक़ाफ़ की जायदाद है उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी है, या पहले से जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है यकीनन उसका इंदिराज कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, लेकिन उसकी जो हैसियत है वो वक्फ की ही रहेगी। और जो पांचवा सबसे बड़ा फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो ये कि जो पूरा फ़ैसला है ये अभी आर्जी फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला है, और इस पर दोबारा सुनवाई होगी। हर एक को मौका दिया जाएगा कि क्या रहना है क्या नहीं रहना है। तो ये 5 अहम बातें हैं, और इसी वजह से इस पर मिली तंजीमों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दूसरे इदारों ने राहत की सांस ली है, और कहा जा रहा है कि बहुत अहम है। ख़ासतौर पर डीएम के पावर को लेकर के लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है। और डीएम के पावर में 3 सेक्शन है जिसको बंद कर दिया गया। एक तो ये कि 3C में कहा गया कि कलेक्टर की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और उसके जेल में 3 सेक्शन था। पहला सेक्शन था कि अदालत का फैसला आने का इंतज़ार किया जाएगा। पहला सेक्शन था कि जायदाद को बेदखल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कलेक्टर के पास ये पावर था कि जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा, अब इसको रद्द कर दिया गया। दूसरा था रिकॉर्ड में तब्दीली के, कलेक्टर रिकॉर्ड को तब्दील कर सकता है वक्फ के रिकॉर्ड को, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और तीसरा है कि कोई तीसरा फरीक मिल्कियत का दावा नहीं कर सकेगा। इस बीच में कहा था कि एक प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो अब किसी ने आकर के दावा कर दिया कि नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो किसी तीसरे फरीक को वक्फ की प्रॉपर्टी के हवाले से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में दावा करने का राइट और इख्तियार नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये 5 पॉइंट का जो फैसला है ये बहुत अहम है। मज़ीद फैसले में इसकी डिटेल्स आएगी, पूरी जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि मज़ीद क्या क्या है। जो इंटरिम फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मार्च और अप्रैल के महीने में, उससे भी मुसलमानों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन ये जो फैसला आया है ये मुकम्मल तौर पर एक तरह से राहत देने वाला है। मुसलमानों की पहली मांग ये थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि इस पूरे कानून को ही सस्पेंड कर दिया जाए। ये कानून मुसलमानों के फेवर में नहीं है, मुसलमानों से औकाफ की जायदाद को छीनने वाला है, लेकिन पूरा कानून सस्पेंड कर दिया जाए। भारत में इसके इम्कानात कम ही होते हैं। उसके बाद दूसरी मांग ये थी, मुसलमानों को भी अंदाज़ा था कि पूरा कानून तो सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन कुछ सेक्शन पर पाबंदी लगाई जाएगी जो ख़तरनाक है, सीरियस है। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस में हिस्सा लिया था, राजीव धवन साहब ने बहस में हिस्सा लिया था, हुज़ैफ़ा अहमदी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने और दूसरे सीनियर लॉयर्स ने, तो उन सब ने इन्हीं 6-7 पॉइंट को सबसे ज़्यादा सीरियस लिया। इन्हीं पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि मुसलमान के प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। उसके अलावा औकाफ रिलीजियस मामला है, मजहबी मामला है, तो हिंदू या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कैसे इसके मेंबर बन सकते हैं। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में किसी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया जाता। और इस तरह की जब बहस हुई और जो इंटरिम फैसला आया था साबिक़ चीफ जस्टिस खन्ना के ज़रिए, तो उसमें भी मुसलमानों को राहत मिली थी। 3-4 सेक्शन पर रोक लगाया गया था और तकरीबन उसी फैसले को रिपीट अभी भी कर दिया है, बल्कि इसको और आगे बढ़ा दिया है BR गवई जो मौजूदा चीफ जस्टिस है। कि मुसलमानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन आगे फिर इस पर सुनवाई होगी। जब इंटरिम फैसला आया था तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो सका था और बीजेपी के कई रहनुमाओं ने, ख़ासतौर पर डुबे ने और दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस
کھنہ کے بارے میں کہا تھا کہ دیش میں اگر دنگا ہوگا، فساد ہوگا تو اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہوگی۔ تو سپریم کورٹ کو دھمکایا گیا تھا، پریشر بنایا گیا تھا، پورا دباؤ بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود ججز نہیں جھکے، بلکہ نشیکانت دوبے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایف آئی آر درج کرنے کی بھی پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ تشار مہتا بار بار یہی کہہ رہے تھے، جو سولیسٹر جنرل ہیں سپریم کورٹ میں، کہ اس قانون کو رکھا جائے، اس کو سسپینڈ نہ کیا جائے، لیکن ان تمام مانگوں کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس کے مطابق فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت دنوں بعد سپریم کورٹ کا ایسا کوئی فیصلہ آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بھروسہ عدلیہ پر دوبارہ بڑھے گا، ان کا اعتماد بڑھے گا، اور ان کو لگے گا کہ عدالت سے ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عدالتیں باقی ہے، عدالتوں سے ابھی بھی انصاف مل سکتا ہے۔ بھلے ہی مکمل انصاف لوگوں کو نہیں مل پاتا، لیکن اب بی جے پی کی سائیڈ سے جو ریئیکشن آئے گا بی آر گوئی کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، دوسرے ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، وہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ فیصلات ان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس فیصلے پر جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی کافی اہم ہے۔ تمام لوگ اس کو ایک طرح سے سیریس لے رہے ہیں، اپنی جیت بتا رہے ہیں، اور یقینی طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی، جمعیت کی، اسدالدین اویسی کی پارٹی تھی، جمیل مرچنٹ والا تھے، تو ان سب کی یہ جیت ہے۔ 170 لوگوں سے زیادہ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے تمام پٹیشن کو، تمام اپلیکیشن کو ایک طرح سے ایک ساتھ کولیب کر دیا تھا، اور صرف 5 لوگوں کو اس کا فریق بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعد میں لوگوں نے پٹیشن دائر کی۔ ادھر بی جے پی نے کیا تھا سپریم کورٹ پر دباؤ بنانے کے لیے، کہ جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، جن جن اسٹیٹ میں، وہاں کی سرکاروں نے سپریم کورٹ میں آ کر کے پٹیشن دائر کی کہ جو قانون ہے اس کو باقی رکھا جائے، اس قانون سے ہی ہمیں فائدہ ملے گا، لیکن سپریم کورٹ میں کچھ بھی نہیں سنا۔ آسام، راجستھان، چھتیس گڑھ، اتراکھنڈ، ہریانہ، مہاراشٹرا، ان سب اسٹیٹ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے کہا تھا اس قانون کو باقی رکھا جائے، لیکن سرکار نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ادھر کرناٹک کی اسٹیٹ حکومت نے اور تمل ناڈو کی اسٹیٹ حکومت نے اس قانون کے خلاف اپنی اسمبلی میں باضابطہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ مرکز کے بنائے ہوئے وقف قانون کو ان کے اسٹیٹ میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ سال 2024 میں جیسے بی جے پی کی سرکار بنتی ہے، بی جے پی نے سب سے پہلے اسی قانون کو انٹروڈیوس کرایا، یعنی وقف امینڈمنٹ بل کو، اور اس کے بعد اس کو جے پی سی میں بھیج دیا گیا۔ تقریباً جے پی سی کی ٹیم نے پورے دیش کا دورہ کیا، مسلمانوں نے ایک نیا مسودہ بنا کر کے دیا کہ اگر آپ کو قانون لانا ہے تو اس طرح کا لائیے، اس سے اوقاف کی پراپرٹی بہتر ہوگی، اوقاف کے جائیداد کا تحفظ ہوگا، نہ کہ اس سے ہوگا۔ لیکن ٹی وی چینلوں پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، لگاتار فیک نریٹو کو چلایا گیا۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو گیا، اور تاریخ میں بہت اہم ہے کہ رات کے 2 بجے تک پارلیمنٹ کی کارروائی چلتی رہی تھی، لوک سبھا کی بھی، راجیہ سبھا کی بھی، اور فائنلی دونوں جگہ اپوزیشن کے ایم پیز نے ایک ہو کر، متحد ہو کر ووٹ کیا، لیکن نمبر پورا نہ ہونے کی وجہ سے بل پاس ہو گیا۔ لیکن اب سپریم کورٹ آخری موقع تھا، اور وہاں سے اس قانون کی تمام اہم دفعات کو روک دیا گیا ہے، تمام اہم سیکشن پر بین لگا دیا گیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں، یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں، اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔